नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी की, जो 2 से 3 दिन पहले मोतीहार में जो एक रैली हुई थी, उसमें कई सारी उन्होंने घोषणाएं भी करी और वहां पे एक संबोधन भी दिया। तो आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने वहां पर क्या-क्या चीजें कही और उसकी क्या-क्या सच्चाई है, उन्होंने जो दावे किए उसकी। तो आइए देखते हैं कि आखिर सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। तो प्रधानमंत्री जी पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतीहारी का नाम हो। जैसा अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में बने, पुणे की तरह पटना में भी हो और औद्योगिक विकास हो। पूरब की तरह संथाल परगना का विकास हो, जयपुर की तरह नेपाल, बेंगलुरु की तरह सिंह भूमि के लोग भी आगे बढ़े। पूर्वी भारत के आगे बढ़ने के लिए हमें बिहार को विकसित करना, विकसित बिहार बनाना आवश्यक है। पीएम मोदी ने कहा, आज बिहार के लिए के लिए मैं इसलिए तेजी से काम कर रहा हूं क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकारें हैं। उन्होंने कहा, मैं एक आंकड़ा देता हूं, जब केंद्र में कांग्रेस आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले थे। वहीं 2014 में आपने मुझे जब सेवा का मौका दिया तो केंद्र से आने वाले बिहार में लाने वाले से बदला लेने वाली पुरानी राजनीति भी समाप्त हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई वो पहले से ही कितने गुना ज्यादा है, उसका आंकड़ा अभी हमारे सम्राट चौधरी बता रहे थे। कांग्रेस और आरजेडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे हमारी सरकार ने दिए। ये पैसा बिहार के जन कल्याण में काम आ रहा है। बिहार 2 दशकों पहले जिस तरह हताशा में डूबा हुआ था, आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था और गरीब का पैसा गरीब तक पहुंच पाना असंभव था। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं। तो हमने भी सोचा कि ये जो जितनी भी बातें कही गई हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसका एक निरीक्षण कर लिया जाए। तो हमने निरीक्षण में जो पाया, मैं आपके सामने वो बातें रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में जो सबसे पहले फंड एलोकेशन के बारे में बात कर ली जाए कि जो सेंट्रल शेयर ऑफ डिसबर्समेंट 2022-23 की जो रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि सेंटर गेव ओनली 36 फंड्स फॉर सेंट्रल स्कीम। बिहार मिनिस्टर का ये दावा किया था उन्होंने 2023 में, मार्च 2023 की ये रिपोर्ट है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मार्च 2023 में उस समय पे नीतीश कुमार जी जो है तो इंडिया इंडिया अलायंस के का मेंबर बन चुके थे और इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन भी हो चुका था, के फॉर्मेशन की बातें हो रही थी और उस समय वो एनडीए गठबंधन का पार्ट नहीं थे। और अगर बात की जाए तो जो मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी थे उस समय पे, बिहार फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि सेंटर हैज एलोकेटेड 46,019 करोड़ एज इट्स शेयर फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022 and 23, but by February 24, 2023, Bihar had received only 16,733 crore, just 36.36% of allocated central share। तो बेसिकली जितने घोषणाएं की जाती हैं उस हिसाब से पैसे नहीं दिए जा रहे, इस तरीके का उनका दावा था। अब बात करते हैं बिहार को। अगर बात की जाए बिहार को दी गई अनुदान जितने भी थे उनके बारे में बात की जाए तो 9 लाख करोड़ जो है अभी तक बिहार को एलोकेट किए गए थे पिछले 11 वर्षों में, जो कि हमारी पूरी जो जीडीपी है उस कंसोलिडेटेड जीडीपी माफ कीजिएगा क्यूमुलेटिव जीडीपी का 0.39% के आसपास होता है। अगर यही बात 2004-05 से बात की जाए और 2004-05 से 2013-14 तक बात की जाए तो 2.8 लाख से लेकर 3 लाख करोड़ के आसपास का अनुदान दिया गया था, जो कि हमारी जीडीपी का 0 उस समय की जो हमारी क्यूमुलेटिव जीडीपी थी अप्रोक्सीमेटली वो 0.42 से 0.45 के आसपास आती है। अगर इसे लोअर फिगर में भी मान लिया जाए तो 0.4%। सो जीडीपी के साइज के हिसाब से अगर एलोकेशन देखा जाए तो कांग्रेस और यूपीए के समय पे भी उतना ही फंड एलोकेशन हो रहा था जितना कि आज जीडीपी के साइज के हिसाब से फंड एलोकेशन हो रहा है। तो परसेंटेज में अगर देखा जाए तो उसी तरीके के परसेंटेज आज भी बिहार को मिल रहे हैं। ऐसा कोई एक्स्ट्रा जो है, जिस तरीके का दावा किया जा रहा है कि कोई एक्स्ट्रा चीजें कर दी गई बिहार के लिए, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है।
अब इसकी बात की जाए तो कई सारे ऐसी योजनाएं थी जिसके बारे में घोषणाएं की गई, उन्हें पूरा नहीं किया, जैसे रीओपनिंग ऑफ मोतीहारी के शुगर मिल की। तो 2014 में पीएम मोदी ने प्रॉमिस किया था 2014 में कि वो जो है तो मोतीहारी की जो शुगर मिल है उसे वापस से पुनर्जीवन देंगे। और जैसे कि ड्रिंकिंग टी मेड फ्रॉम इट्स शुगर, बेसिकली उन्होंने ये इस तरीके का एक भाषण दिया था जहां पे उन्होंने 2014 में वादा किया था। अगर 2025 की बात की जाए तो 2025 तक इस समय पर कोई भी इस तरीके की प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट 300 मिल वर्कर्स जो हैं वो भी अभी तक उनको अनपेड ड्यूज अभी भी बचे हुए हैं 2025 की अगर बात की जाए तो। अगर उसके बाद बात की जाए, जो फंड एलोकेशन की बात करते हैं, तो पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में हवाई अड्डे की बात की गई थी। जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, पूर्णिया एयरपोर्ट की प्रॉमिस की गई 2015 में, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का प्रॉमिस 2019 में कहा गया था। लेकिन करंट स्टेटस ये है कि कोई भी एज ऑफ नॉन ऑपरेशनल एज अर्ली 2025, लैंड एंक्रोचमेंट भी अभी तक नहीं हो पाया और प्रोजेक्ट अभी भी रुका हुआ है। लेकिन इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। अब वहीं देखा जाए तो बिहार को 1.25 लाख करोड़ का जो विशेष बिहार पैकेज दिया गया, उसकी सच्चाई जान लेते हैं। तो अनाउंसमेंट एंड कवरेज, अनाउंसमेंट की गई थी 2015 में। कवरेज क्या क्या थी? रोड, ब्रिजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भागलपुर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भागलपुर में रेलवे ओवरब्रिज, इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंसेस और कई सारी चीजें। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि जितना क्लेम किया गया था और जितना फंड एलोकेशन किया गया था उसका 1/4 हिस्सा भी अभी तक पैकेज का यूज नहीं हो पाया है। सिर्फ 1/4 हिस्सा यूज हो पाया 10 सालों में, बाकी पैसा अभी तक इस्तेमाल नहीं हो पाया। और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो आज भी रुके हुए हैं। अब बिहार में जो है कई सारी अधूरी परियोजनाएं हैं, जैसे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो था पटना में वो कंप्लीट नहीं हो पाया। फंडिंग अप्रूवल अभी जो है मिल चुका है, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट अधर में अटका हुआ है, अभी भी उसके कंप्लीशन की कोई बात समझ में नहीं आ रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है वो भी प्रोजेक्ट जो है अभी भी हंग हुआ है, मतलब उसमें भी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। फूड कंट्रोल प्लान की बात की जाए तो वो भी प्लांट जो है वो भी अभी भी हॉल्ट पे है। आईआईटी पटना का एक्सपांशन प्लान भी अभी पेंडिंग में है। वहीं अगर बात की जाए तो दरभंगा में एम्स की बात करी थी आज से 2 साल पहले, जिसका कई लोगों ने फैक्ट चेक किया कि आज भी वहां पर दरभंगा एम्स, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी जी बात कर रहे हैं कि बन चुका है, वो बना नहीं है और आज भी वहां पर उस तरीके की प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है और उसकी कंप्लीशन डेट भी अभी सामने नहीं आ रही है। अब कई सारे जो मेजर प्रोजेक्ट हैं वो भी रुके हुए हैं, जैसे कि रक्सौल और हल्दिया एक्सप्रेसवे 2022 में अनाउंस किया गया था, उसका अभी डीपीआर भी नहीं हुआ है, लैंड एक्विजिशन भी हॉल्ट कर दिया गया है। अब वहीं कहा जाए बिहटा एयरपोर्ट, तो अनाउंसमेंट 2014 में कर दिया गया था, टेंडर फाइनलाइज कर दिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन आज भी स्टार्ट नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन की जो डेट है वो 2030 की कही जा रही है। एम्स दरभंगा अनाउंस 2016 में हुआ है और उसका स्टेटस भी अभी काफी पेंडिंग है। इनफैक्ट 2 साल पहले तक सिर्फ लैंड एक्विजिशन ही हो पाया था, ऐसी जानकारी हमारे पास। पटना मेट्रो का भी प्रोजेक्ट बहुत धीरे से चल रहा है, उसमें भी कोई बड़ा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला है। अब इन सारी बातों को हम क्यों कर रहे हैं? अब इन सारी बातों को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जितने भी इस तरीके के दावे किए जाते हैं कि बिहार के या किसी भी स्टेट के लिए जब भी वहां पे चुनाव होता है, जो भी सारे अनाउंसमेंट की जाती हैं बिहार से जुड़ी हुई या किसी भी राज्य से जुड़ी हुई, उन राज्य परियोजनाओं में अनाउंसमेंट तो कर दी जाती है। जैसे एक बात समझिए इस बात को, कि मान लीजिए कि किसी भी प्रदेश में कोई भी कॉर्पोरेट मीट होती है या फिर इन्वेस्टर समिट होती है, हर स्टेट में होती है, ये वो बहुत बड़ा कल्चर है, काफी सालों से चल रहा है। और उसमें 70,000 करोड़, लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाती है। एक्चुअली वो क्या होता है, एमओयू साइन किए जाते हैं कि कोई किसी ने कमिटमेंट दी कि मैं इतने पैसे खर्च करूंगा। लेकिन बाद में धरातल पर उतरने के टाइम पे कई बार ऐसा देखा गया है कि टोटल जितना अनाउंसमेंट किया गया है उससे 10%, 20%, 30% ही जो है एग्जैक्टली जो है तो ग्राउंड पे दिखाई देता है, और या तो इंडस्ट्रीज उसको उस तरीके से सेटअप कर पाती हैं। उसी को एनालिसिस करने के लिए हमने इसको बेस बनाया कि
जब हम बात करते हैं किसी भी ऐसे बिहार के प्रोजेक्ट की बात करें या जो भी अनाउंसमेंट्स की जाती हैं, फंड एलोकेशन किया जाता है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो फंड एलोकेट तो किया गया लेकिन क्या वो फंड यूज कर पाए, या वो फंड किसी ऐसी योजना के लिए जिसके राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल सके उनकी तरफ डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, या फिर केंद्र या राज्य के पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं कि उन फंड्स को यूटिलाइज किया जा सकते। और कई बार ऐसा देखा गया कि फंड्स वापस कर दिए गए और या तो अनयूटिलाइज रह गए। ऐसा देखा जाता है कि कई बार 40-40, 50-50% तक फंड जो है वापस कर दिए जाते हैं। इस वजह से हमने ये पूरी एनालिसिस करी। आप जरूर बताएं कि बिहार में जो ये चुनाव होने वाला है, क्या उसमें ये जो डेवलपमेंट का मुद्दा है, जो 20 सालों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, क्या उसको डेवलपमेंट के पैरामीटर पे दोबारा 2025 का जब चुनाव होगा उसके बाद भी उनकी सरकार बनी रह सकती है या नहीं बन सकती है? जरूर बताएं कमेंट्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।